हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने जो डिस्कस किया था और वो टॉपिक था आपका नोड्स, जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था। आज का हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, जिसमें हम सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखेंगे एंड देन आफ्टर अबव प्रिंसिपल देखेंगे एंड देन आफ्टर n+l रूल। दो आपके पास ये तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स या रूल्स अवेलेबल होंगे। फर्स्ट वन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकेंड वन अबव प्रिंसिपल और थर्ड और लास्ट है n+l रूल। अब ये तीनों एक्सप्लेनेशंस आप एक एक करके ध्यान से धीरे धीरे करके समझ करके पढ़ेंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आपके पास आ रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि भैया एक ऑर्बिटल है, इस एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और अगर होंगे मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपोजिट स्पिन में होंगे। ऐसा नहीं कि दोनों पैरेलल या दोनों एंटी पैरेलल स्पिन में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं। एक पैरेलल होगा तो दूसरा एंटी पैरेलल होगा, बोले तो एक क्लॉकवाइज होगा बेटा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस इसी को हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। इसके दूसरी भाषा में अगर आप देखें तो लिखा गया होगा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर के लिए कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब अगर यहां से हम निकालना चाहें तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। लाइक अगर हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसकी n इज इक्वल टू, मान लो हमने क्या रखा बेटा 1, तो अगर n 1 है तो l कभी भी 1 नहीं होगा, इट बिकम्स 0। l 0 है तो m भी 0 होगा, पर कभी भी जिंदगी में s 0 नहीं हो सकता है। ये या तो +½ होगा या तो फिर -½ होगा। तो देखा आपने, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है, नेवर एवर। सो दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरी भाषा में एक ऑर्बिटल है तो दूसरा एक क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। ये दोनों स्टेटमेंट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में अगर हम बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, और किसी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल किसी सेल के लिए n के बराबर होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालेंगे तो n² होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल निकालेंगे तो 2n² होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम विच आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अबव प्रिंसिपल। अबव कोई आदमी का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो किस बात की बिल्डिंग बनानी है सर, कौन सा बिल्डिंग बनाना है सर? तो ये बिल्डिंग होगा बच्चों ऑर्बिटल्स का। वैसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है उन्हें हम पहले भरेंगे और फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। यही है अबव प्रिंसिपल। ऑफ बाउ नहीं पढ़ना, अबव। एफ को साइलेंट कर दो, एफ समझो नहीं है, और अब पढ़ो अबव। अबव प्रिंसिपल। The vacant subshell having lowest energy is filled first. When these subshells is filled completely, higher energy of the orbitals starts. Right? So this is above principle. आप देख सकते हो, अगर हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, फिर 2s है, 2p है, 3s है, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। ये ऑर्डर ऑफ सबशेल्स का फिलिंग है जो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये n = 1 है, मतलब पीरियड नंबर आपका 1 से लेकर 7 तक आप भर सकते हो। मैक्सिमम 8 तक आपको यहाँ लिखा गया है, पर 7 तक ही हम लोग फिलअप करते हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट,
आता है अब N+L रूल, थर्ड रूल N+L रूल। ये जो N+L रूल है ये क्या कहता है, इसमें दो अलग अलग लाइंस हैं बेटा। L की N+L की वैल्यू जिसकी कम होगी उसी की एनर्जी कम होगी। मान लो आप भूल गए वो जो प्रीवियस में गिवन ऑर्बिटल्स था उनको आप भूल गए कि कौन पहले भराएगा, तो ये मदद करने आया है आपका N+L, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर कोई लिखा है 4s और लिखा 3d, बोला पहले पूछ दिया टीचर कि आपको बताओ पहले कौन भरोगे 4s या 3d, आप भूल गए हो, तो ये आप रूल याद रखोगे तो आपको काम देगा। तो देखो 4s और 3d की बात करें तो n बराबर 4 है बेटा। l की कितनी वैल्यू होने से s होता है, ये वाली बात आप में से अगर कोई बच्चा नहीं भूलेगा तभी वो ठीक है। l बराबर 0 होने से s होता है, l बराबर 1 होने से p होता है, l बराबर 2 होने से d होता है और l बराबर 3 होने से f होता है, l बराबर 4 होने से g होता है। यहां तक हम लोग काम कर सकते हैं। मान लो बच्चों यहां n बराबर 4 है तो l बराबर कितना है कि s है, तो s होने के लिए l बराबर 0 है, तो 4 + 0 = 4। n बराबर 3 है, अब d के लिए देखो l की कितनी वैल्यू होगी तो 2 होगी, तो 3 + 2 करेंगे तो क्या आ गया बेटा 5। तो 4s में देखो n+l की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू 3d, यानी 4s जो है वो छोटा है 3d से, इसलिए पहले हम 4s को भरेंगे और बाद में हम 3d को भरेंगे। आई होप कि आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर क्या बताना चाहते हैं। अगला कहता है दूसरा, एक हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दोनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू N+L की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर दोनों ऑर्बिटल के N+L की वैल्यू अगर सेम आ गई तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे n की वैल्यू, स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका कम होगा जिसका छोटा होगा वही आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। लाइक 3d 4p, 3d में भी 5 हो रहा है, 4p में भी जोड़ने पे 5 हो रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोले हैं n की वैल्यू देखना है। अगर दोनों ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू सेम है तो जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसी की एनर्जी कम होगी, मतलब 3d कम होगा एज कंपेयर टू 4p। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। ऑल अबाउट N+L रूल। चेयर को इनहेल करने के टाइम के बीच का जो गैप होता है उस समय का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एल्वियोली अपने पास हमेशा क्या रखता है, एक नया टॉपिक अब आप सबके सामने आ गया है और वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। अगर स्पेक्ट्रा की हम बात करें बेटा तो स्पेक्ट्रा को हम दो तरह, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम शब्द से आया है जिसका मतलब प्रिज्म होता है, और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रिज्म में से अगर कोई सिंपल प्रिज्म है उससे किसी व्हाइट लाइट को पास कर देते हैं। व्हाइट लाइट का मतलब आपको बहुत पहले से पता है कि एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइट होता है, एक जलता हुआ येलो बल्ब भी व्हाइट लाइट कहलाएगा, सूर्य जो चमक रहा है वो भी व्हाइट लाइट का एक सोर्स बनेगा। ऐसा नहीं कि जो व्हाइट कलर का लाइट है वो व्हाइट लाइट है। तो हमने कहा आपको कि किसी प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाए तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको दिखाई देता है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, है ना। वो वाला विबग्योर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, आप देखे होंगे। उसी में हम लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो हमने कहा कि स्पेक्ट्रा जो है वो इसी स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रा वर्ड आया है, तो दो पार्ट में बटा है, एक एमिशन है और दूसरा एब्जॉर्प्शन है। अब हेलो अगर हम एवरीवन, एमिशन वेलकम टू स्पेक्ट्रा की बात एकेडमिक करते ओरिजिन। हैं मैं हूं तो आपकी क्या कहता एजुकेटर है, शुभकामना सिंह और आ गई हूं आपके लिए बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर लाइट प्रोसेस को वन शॉट में लेकर व्हाइट लाइट का है, तो थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस चैप्टर को एक बार में खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस इस टर्म को समझ लेते हैं। तो इस टर्म में यही कहना चाह रहा है कि ऐसे कोई भी प्रोसेस जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, all those processes that are responsible for the maintenance of our life are called life processes। तो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि फूड को इंटेक कर लिया, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, फिर वो जाकर के एब्जॉर्ब हो गया। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये है हमारा सबसे प्रथम लाइफ प्रोसेस। अब जब फूड को हम लोगों ने ले लिया एंड फूड गिव्स अस एनर्जी, तो दैट फूड नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ताकि क्योंकि ओ से ऑरेंज है और आर से रेड है, राइट। लाइन स्पेक्ट्रा की तरफ आते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रा भी काफी मजेदार चीज होता है।
इसमें आप क्या करते हो, लाइन स्पेक्ट्रा में सिंपली लाइंस बनते हैं। लाइंस मतलब वो आपको जो 7 कलर्स उतना आपको नहीं दिखाई देगा, 1-2 लाइंस दिखेंगे जिनके वेवलेंथ नियरली सेम होंगे। करना कुछ नहीं, एक सिंपल सा बर्नर लेना है, उसमें किसी सॉल्ट को जलाना है और उसको प्रिज्म से, सॉल्ट से निकलने वाला लाइट, जो भी लाइट निकलेगा वहां से, जो भी पास होगा उस सॉल्ट को जलाने पर, उसको प्रिज्म से पास करा दो। जैसे ही पास कराओगे तो वहां सिमिलर वेवलेंथ के 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस बनेंगे, कोई भी सॉल्ट को ऐसा जलाओगे तब। तो इसीलिए हम उसका नाम दिए हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और इसी लाइन स्पेक्ट्रा का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा फिंगरप्रिंटिंग, है ना। आप CID वगैरह अगर कभी देखे होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा या दिखाया जाता है किस तरह फिंगरप्रिंट्स के द्वारा हम लोग जो विक्टिम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो दिखाता है ना, उसमें खूनी है, कातिल है, उसको पकड़ के ले आता है, वो इस थंब के लाइंस के जरिए। आप ध्यान से देखो अपने थंब में, अगर आप देख सकते होंगे तो बड़े अच्छे से किसी का लाइंस इस तरह से ड्रॉ किया रहता है, किसी का ऐसा ड्रॉ है। तो वॉट एवर इट इज, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर के बड़ी आसानी से ये लाइंस उसमें रह जाते हैं, वही लाइन स्पेक्ट्रा के जरिए डिटेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, आप और हम तो ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग अच्छे खासे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। व्हेन सम वोलेटाइल सब्सटेंस, लाइक मतलब उसी वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो उड़नशील है, जो उड़ जाएगा खुला रखने पर, इज हीटेड इन अ बंसन फ्लेम और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड एट, यहाँ डिस्चार्ज है बेटा, इज पास्ड एट लो प्रेशर, लाइट इज एमिटेड। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो आप बड़ी आराम से यहाँ देख सकते हो, एक गैस डिस्चार्ज को हम लोग स्लिट के थ्रू पास करके यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट लाइंस हमको नजर आ रहा है ऐसा, जिसका वेवलेंथ जो है ना, सबसे खास बात यही है कि वेवलेंथ जो है वो नियरली सेम है। जो बहुत दूर है उसका वेवलेंथ एकदम अलग है। बाकी यहां से देखो 400 वाले में आपको साफ साफ यही लाइन स्पेक्ट्रा को शो करता है। बहुत आसान सा बात। और लाइन स्पेक्ट्रा को ही समझाने के लिए ये लाइंस स्पेशली बनाए गए थे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करता है। लाइक ग्राउंड स्टेट है, ये इन्फिनिटी है, 8 नहीं समझना, 7 के बाद बहुत बच्चा लोग या देखता है 8 है लिखा हुआ, नहीं, ये इन्फिनिटी तक लिखा गया है। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है वापस लुढ़क करके ग्राउंड में आ जाता है। फिर उसका एक्साइटेड 7 तक आता है, फिर ग्राउंड आता है, फिर 6 तक, फिर ग्राउंड, फिर 5 एंड सो ऑन। पहला वाला सीरीज कहलाता है लाइमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज, तीसरा है पाशन सीरीज, चौथा ब्रैकेट है, पांचवा फंड है, और एक और आप बना सकते हो एंड दैट विल बी हम्फ्रे सीरीज। इसको हम लोग हम्फ्रे सीरीज का नाम भी देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आप चाहें तो बना सकते हैं। इसे काम फंड सीरीज तक भी चलता है। ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। बाल्मर सीरीज जो है वो आपका विजिबल रीजन में आता है, ये याद रखेंगे। ये पाशन सीरीज जो है नियरली इंफ्रारेड में है, बाकी सभी मतलब ये इंफ्रारेड के सीरीज में आते हैं, ये सब IR रीजन में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। लाइमन इज इन अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज के केस में आएगा। बाल्मर जो है विजिबल रीजन में आता है और बाकी सभी IR रीजन में चले जाते हैं। एकदम दूर IR से हम्फ्रे है, थोड़ा नजदीक है इंफ्रारेड, और थोड़ा दूर हुआ ब्रैकेट, फिर फंड, फिर हम्फ्रे बहुत दूर। ठीक, ये सारे केसेस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि अगर कोई बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट जो है वो पास किया जाता है थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ वेपर्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, it is observed that the spectrum obtained contains a number of dark lines. ध्यान देंगे, नंबर ऑफ डार्क लाइंस को ये ऑब्टेन करता है, नंबर ऑफ डार्क लाइंस को ऑब्टेन करता है। और तो ये जो डार्क लाइन है बच्चों, जो डार्क लाइन हमें प्राप्त होता है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। गलती से वहां एब्सोल्यूट लिखा गया, कोई नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का नाम दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी कहानी स्पेक्ट्रा को लेकर के है। बढ़ते हैं अगले टर्म पर। अगर हम स्पेक्ट्रम लाइन को ध्यान दें और अगर उसकी हाईएस्ट एनर्जी लाइमन सीरीज में निकालनी हो, हाईएस्ट एनर्जी होगा मतलब वेवलेंथ लोवेस्ट होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। हाईएस्ट एनर्जी तो लोवेस्ट वेवलेंथ, और हाईएस्ट वेवलेंथ है या लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो लोवेस्ट एनर्जी होगी। ऑलवेज रिमेंबर,
फॉर अगर हम हाईएस्ट एनर्जी की बात करें तो N1 का वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी हाईएस्ट एनर्जी पर। अगर एनर्जी लोएस्ट रखना है तो N1 का वैल्यू 1 और N2 का वैल्यू 2 रख पाएंगे। बाल्मर सीरीज में भी उसी तरह का केस होगा, N1 का वैल्यू 2 होगा हाईएस्ट एनर्जी के लिए और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जबकि लोएस्ट एनर्जी में N2 का वैल्यू 2 होगा, N1 का वैल्यू 2 होगा और N2 का वैल्यू 3 होगा। बहुत सिंपल सा बात है। और यहाँ एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग लिखे हैं जो रिडबर्ग इक्वेशन कहलाता है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहलाता है। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा दैट इज इक्वल टू RH इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। यहाँ N1 और N2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, RH को हम रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम जानते हैं और Z हमारा एटॉमिक नंबर है। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है। इसी में बच्चों एक क्वेश्चन रखा है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज फॉर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है मतलब लोवेस्ट वेवलेंथ बोला है, यानी एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और N2 का वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है, यानी 1 बाई लेमडा दैट इज इक्वल टू आप क्या लिख पाओगे बताओ, RH इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आपको लेमडा निकालना है बेटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट करेंगे इसको, RH की वैल्यू हो जाएगी 109677 बाय 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच रहा है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, लेमडा अगर निकालना होगा तो 1 बाई 109677 सेंटीमीटर, इतना ही है आपके पास था सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये ऊपर में जितना भी आएगा सॉल्व करके निकाल लेना, उतना सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन में से हम लोग जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और आराम से आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा, इस सब क्वेश्चंस में कहीं परेशानी नहीं है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक पार्शियल, देखो एक नया ये क्यों टर्म आया स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब तक आपने जितने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े, किसी ने भी अब तक सही मॉडल का प्रतिपादन नहीं किया था, मतलब किसी ने अभी तक पूरे परफेक्ट मॉडल को नहीं दिया गया था। अब आप कोटा फैक्ट्री वाला की तरफ में मत चल जाना कि सर अगर ऐसा है तो सब क्यों पढ़ाए आप, उस तरह से नहीं। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, उसके साथ केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है प्रीवियस, मतलब अब तक जो सबसे यंगेस्ट जो मॉडल बना वो स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन का मॉडल, उसी कोटा फैक्ट्री में ही आप पढ़ना देखना। वो बच्चा जो है लगातार जो बात बोल रहा था केमिस्ट्री के बारे में, उसने एक लाइन कहा था कि सबसे नया मॉडल जो आया वो आया था स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन के द्वारा। तो स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन में क्या है, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट गवर्न्स द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, है ना। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये क्या बोल रहा है वेव फंक्शन के बारे में। क्या है सर ये वेव फंक्शन, तो एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ये एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ क्वांटम स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम। इसी को समझाने के लिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको समझाने के लिए हम यहाँ एक इक्वेशन दिए हैं, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर। ये सभी एक्स वाई जेड आर द पोजिशंस ऑफ और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आप कह सकते हैं, मतलब सिंपली कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्स वाई जेड, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई, मतलब टोटल एनर्जी है, और वी जो है पोटेंशियल एनर्जी है, और साई जिसको आप वेव फंक्शन के नाम देते हैं। तो साई हमारा वेव फंक्शन है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जानते हैं आप वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, और ई जो है बच्चों वो टोटल एनर्जी है। राइट, अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, और वो है आखिरी टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिथियम वगैरह से शुरू कर दिया गया है, ठीक है, कोई नहीं, देख ही रहे हो, सिंपल सा रिएक्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर देखो बेटा 1 है, तो इसका सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, ये 1 लिखोगे सिर्फ शेल में, और सब शेल में सबसे पहले 1s भर आता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये हो गया उसका सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन।
राइट। और उसी तरह से बेटा ऑर्बिटल में जब भरना हो तो 1s में एक ही ऑर्बिटल आता है, तो भैया ऐसे भरेंगे, तो ये ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, बस हो गया। उसी तरह हम हीलियम का लिखना चाहेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें शेल में हम लोग 2 लिखेंगे। अब मत बोलना सर लिथियम में 3 हम लोग लिख देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, पर इसका सेल वाला अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 2,1। इसका कैसे लिखेंगे 2,2। इसका कैसे लिखेंगे, ये 4 था ये 5 था, 2,3, 2, 8, 8, 8, ये वाला 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे। अब समझ में आया ना, इस तरह का फॉर्म में चलना है। ये सेल वाला हुआ बेटा। फिर इसको सब शेल में कैसे लिखेंगे बताओ, 1s2। ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे बेटा, तो एक ऐसा और एक ऐसा है। पॉली भैया हम लोग को सिखाया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद करो, वो सिखाया था ऑर्बिटल वाला ऐसे, राइट। तो ये हम लोग का हिसाब किताब चलेगा। ये ऑर्बिटल, ये सब शेल कॉन्फ़िगरेशन ही क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, इसीलिए उसके बेस पर ये सब सिखाया गया है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 7 लिखा है वो। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s में हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ इधर देखोगे, पहले इसको देखोगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो 1s2 2 हो गया। एस में तो मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, पर जितनी जरूरत होगी उतना ही भरेंगे, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। तो 2, 2, 4 और यहाँ है सॉरी 2, 2, 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7। अब 2p में 3 है, तो ऐसा नहीं 1, 2, 3 ऐसा नहीं कर सकते हैं। हुन्स रूल आएगा इसके बाद लास्ट में। हुन्स रूल कहता है कि एक ऑर्बिटल में, मतलब किसी ऑर्बिटल को पहले सिंगल सिंगल भरिए, बाद में उसकी पेयरिंग कराइए। तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल भरेंगे, बाद में जरूरत होगा तो पेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो तीनों को एक एक दे दिया गया है, एक एक ऑर्बिटल ऐसा करके भरना है, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, लाइक जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, तो 24 होता है। तो कैसे भरेंगे, देखो अब हम लोग शेल वाला नहीं लिख देंगे, हम लोग सिर्फ सब शेल वाला हिसाब किताब लगाएंगे, ओनली सब शेल्स, राइट। सिर्फ सब शेल्स का हिसाब किताब पर चलना है। तो चलिए बेटा सोचते हैं, देखते हैं क्या बताता है। भरिए फटाफट। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितना हो गया, जोड़ लो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। 3p के बाद भराता है 4s, तो 18, 2, 20 और 4, 24। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम यही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। तो एक्चुअल क्या है, आइए उसको हम लोग समझ लें। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो बेटा 4s हो जाएगा 1 और 3d हो जाएगा 5। ये हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों किया आप? D4 था तो आपको खुशी नहीं हो रहा था, 5 कर दिया आप। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी बताया बेटा डी में मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यानी हाफ इलेक्ट्रॉन 5 ही होगा, इसीलिए हाफ फील्ड बोल रहे। डी में 10 भरेंगे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 5 ऑर्बिटल होंगे बेटा, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसा माना गया है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड है, तब हाफ फील्ड है, तो ये पार्शियली फील्ड है। सबसे कम हो गया पार्शियली फील्ड, सबसे ज्यादा हो गया फुल फील्ड। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल बोले, फुल फील्ड, फिर कौन बोल रहे हैं, हाफ फील्ड, और सबसे कम कौन सा बोल रहे हैं, पार्शियली फील्ड। तो ये कैसा फील्ड हुआ बेटा, हाफ फील्ड। ये कैसा फील्ड हुआ बेटा, पार्शियली फील्ड। तो सर ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। एक और कारण है, एक तो ये स्टेबिलिटी का रीजन हो गया, दूसरा स्टेबिलिटी रीजन आता है एक्सचेंज एनर्जी से। अभी आप देखोगे, जैसे अभी मान लो जैसे हम D4 और D5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो D4 और D5 का एक्सचेंज एनर्जी हम आपको कैसे समझाएंगे, एक्सचेंज एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो कितने एक्सचेंजेस होंगे गिन लेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4। और D5 में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब एक्सचेंजेस यहां गिनो, 1, 2, 3, यहां गिनो बेटा, 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद यहां शुरू करेंगे तो कितना कितना आएगा, 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 10। इसमें कितना आ रहा है बेटा, तो 3 + 2 + 1 कितना होगा
6। तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा कहाँ हो रहा है, D5 में, इसलिए मोर स्टेबल D5 होगा एज कंपेयर टू D4। ऐसी बात है। ओके, आई होप कि आपको बहुत आराम से ये सब बात सब समझ में आ रहा होगा। आई होप सो कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब उसी तरह से हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लाइक कॉपर लिख दिया हमने, कॉपर एटॉमिक नंबर है 29। आई होप कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों कर पाएंगे, है ना। बताइएगा मुझे करके कमेंट में क्या आया आपसे, राइट। स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हम लोग का है फुल फील्ड है बेटा, फिर हाफ फील्ड है, फिर पार्शियली फील्ड है। एक्सचेंज एनर्जी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे अभी अभी हमने बताया था D4 और D5 में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो ज़्यादा स्टेबल D5 होता है, इसीलिए D5 हमारा करेक्ट होगा या मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू D4। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन वाले भी हैं, ये सब आपको भरना है, भरिएगा। आयन वाला मैं आपको एक बता देता हूं, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 है, इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दें, 2 प्लस का मतलब 2 चला गया, तो पहले सोचो बेटा इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे भरेंगे। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, नोबल गैस तो इसके लिए यही आएगा। अब 18 के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो नोबल गैस में सेल के हिसाब से लिखेंगे 3 तब 4, लेकिन पहले भरेंगे हम किसको, 4s को, तब 3d को भरते हैं, वेल नोन है ये बात। तो 18 2 20 और 5 25 होता। देखो 18 यहाँ 2 भरते तो 20 होता, और यहाँ भरते 5 तो 25 होता, लेकिन बोल रहा है कि 25 में से 2 क्या हो गया, चला गया। तो भैया 4s जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3d कितना होगा बेटा, 5 होगा। बड़ी आसान सी बात है। देखो अब 23 इलेक्ट्रॉन ही बच रहे हैं तुम्हारे पास। उसी तरह Fe3+ है, तो 26 में से 3 गया तो 23 बच रहा है। अगेन भरो, आर्गन 18, 3d कितना हो जाएगा बता दो फिर से, वही 5 होगा, 4s 0 हो जाएगा। सिंपल है। वेनेडियम का भरना उसी तरह, कोबाल्ट का भरना उसी तरह से। एक चीज हम आपको इसमें और समझाएंगे, और वो क्या चीज है वो हम आपको बताते हैं। डाइपोल मोमेंट का एक केस आपको जान लेना पड़ेगा। कौन सा केस, डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा ऊपर लेवल का बात रहेगा अपना, लेकिन ये चीज जानना चाहिए। जैसे अभी अभी आपने देखा बच्चों मैंगनीज 2+, Mn2+, जिसका कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 18, 3d 5 और 4s 0, राइट। अब देखो बेटा 3d 5 है, 3d क्या है, 5 है, तो इसको 3d सबसेल को कैसे भरेंगे हम, बहुत आराम है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोगों ने फिल किया तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तो बहुत आराम से आता है। भरेंगे बेटा 1 2 3 4 5, तो इसका डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है n×n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटन, ये फॉर्मूला होता है। म्यू बराबर फॉर्मूला है n×n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटन। n मतलब यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो इट इज 5। सो 5 × 5+2 किया हमने, तो रूट अंडर 35 आया, एम आई राइट। और 35 का स्क्वायर रूट कितना होता है, जैसे 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो 35 का कितना मान के चलोगे, 5.9। इतना बोर मैग्नेटन हमारा आंसर हुआ। और आज का सेवा भी यहीं समाप्त हुआ, ये चैप्टर भी यहीं समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले दिन नए चैप्टर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।